नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीम सचान। शुरुआत है लाइन से। कैलाश विजयवर्गीय के बाद योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने जताई शाहरुख के बयान पर आपत्ति। देश की छवि खराब करने का आरोप, कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री से माफी की मांग। विज्ञापन छापने से पहले लेनी होगी चुनाव आयोग से इजाजत, महागठबंधन की शिकायत के बाद फैसला। बिहार में आखिरी दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। जल्द हकीकत बनेगा जीएसटी, वित्त मंत्री का शीतकालीन सत्र में गतिरोध खत्म होने का भरोसा। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से जुड़ा रोड मैप अगले कुछ दिनों में होगा सार्वजनिक। जस्टिस टीएस ठाकुर होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। एचएल दत्तू ने सरकार को भेजी सिफारिश, 2 दिसंबर को मौजूदा न्यायाधीश होंगे रिटायर। जमात उद दावा और लश्कर तैयबा की मीडिया कवरेज पर पाबंदी नाकाफी, विदेश मंत्रालय का बयान, कहा आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाए पाकिस्तान। और आइए देखते हैं पहली खबर। शाहरुख खान के खिलाफ बीजेपी के 3 नेताओं के बयानों की अब तीखी आलोचना हो रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने पिछले 24 घंटे में जो बयान दिए हैं, अब विरोध बढ़ने के बाद विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट वापस ले लिए। बीजेपी ने भी बयानों को निजी राय बताकर किनारा कर लिया है। सिर्फ ये रेजोल्यूशन कर सकता हूं कि मैं देश में बढ़ रही असहनशीलता पर सुपरस्टार शाहरुख खान का बयान बीजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आया। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को ट्वीट कर शाहरुख खान पर सवाल उठाए थे। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने भी शाहरुख खान के बयान पर आपत्ति जताई है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, तो साजिश से सबको बचना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को, जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख बुधवार सुबह कैलाश विजयवर्गीय ने अपना ट्वीट वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख ना होते। उधर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इसे विजयवर्गीय की निजी राय बताई। नायडू ने कहा, शाहरुख खान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो महान अभिनेता हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं का मानना है कि कलाकारों को विवाद से बचना चाहिए। मेरा मशवरा उनको ये है, अगर वो ऐसी बात न कहते तो मेरी पार्टी के लोग भी उस पर उस तरह की टिप्पणी नहीं करते। मेरी पार्टी के लोगों ने खुद से थोड़ी टिप्पणी की है, उनकी बात पे टिप्पणी की है। बीजेपी ने भले ही कैलाश विजयवर्गीय के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर अब सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं। कौन सा देशद्रोह का काम किया शाहरुख खान जी ने? मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय जी को तत्काल महामंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पे सर्वदलीय बैठक बुलाकर क्या उपाय हो सकता है इसके बारे में सोचे, न कि ये राजनीति करके और माहौल बिगाड़े। इससे नफरत फैलाने से सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन नफरत फैलाकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। 2 नवंबर को शाहरुख ने 50वें जन्मदिन पर देश में बढ़ती असहनशीलता पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने विरोध स्वरूप पद्मश्री सम्मान लौटाने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता पहले बयान दें और इसके बाद पार्टी को मुश्किल में डालें और पार्टी फिर बयान से किनारा कर ले? ऐसा क्यों है? कविंद्र जी, देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान जो है हमेशा से एक टॉलरेंट सोसाइटी रहा है। सारे हिंदुस्तानी हमेशा शुरू से टॉलरेंट रहे हैं। कुछ कभी कभी कुछ एबरेशंस, कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, पर वो जनरल रूल नहीं बनते। और जो कैलाश विजयवर्गीय जी के ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट को भी विड्रॉ किया है और ये भी कहा है कि अगर उससे किसी को भी किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो वो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है दिस कॉल्स फॉर अ क्लोजर ऑफ द इशू। पर ये बात जरूर है कि हमारा देश तो सर्वधर्म समादर
वाली बात करने वाला देश है। हमारा देश तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को अपनी स्ट्रेंथ मान के आगे चलने वाला देश है। तो इसलिए इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि भाई यहाँ पे कोई इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रहा है या एक पीस लविंग सोसाइटी नहीं है, मुझे लगता है हमारे देश के साथ कोई न्याय नहीं अगर कोई इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ एक नेता नहीं, विजय वर्गीय साहब लिखते हैं, उसके बाद एक सांसद बहुत जो आपके मैं कहूं कि बड़े नेता हैं यूपी से आते हैं, वो एक बयान देते हैं, तुलना एक आतंकवादी से कर देते हैं, साध्वी प्राची बयान देती हैं, वो सीधे पाकिस्तान के एजेंट बता देती हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कि इतने बड़े लोग जो कि संसद में बैठते हैं जाकर, क्या वाकई उनको बोलने की जल्दबाजी है या फिर वो पार्टी की लाइन और पार्टी की नीति को समझने में कहीं चूक कर रहे हैं? नहीं कविंद्र जी, देखिए ये किसी के इंडिविजुअल व्यूज हो सकते हैं और कहीं पे अगर वो पार्टी लाइन से बाहर जाके कोई भी बोलता है तो पार्टी उसको कंडेम भी करती है अगर कुछ गलत होता है उसमें। पर ये कोई इंस्टीट्यूशनल व्यू नहीं है पार्टी का। जैसे बाकी लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है इस देश में, उसी तरह से कुछ उसका एक काउंटर व्यू है, वो भी लोग देने के लिए स्वतंत्र है। पर जहां तक पार्टी का विचार है कविंद्र जी, पार्टी का जो इंस्टीट्यूशनल व्यू है वो यही है कि हम लोग शुरू से टॉलरेंट सोसाइटी रहे हैं और सारा हिंदुस्तानी सभी लोग हमेशा शुरू से टॉलरेंट रहे हैं और ये एक पीस लविंग देश है। यहाँ पे लोग हार्मनी में आपसी सौहार्द में रहते हैं। कोई अगर एक दो एबरेशंस या एक्सेप्शंस हुए तो उसको कोई जनरल रूल बना के और देश को एक पुअर लाइट में पोर्ट्रे करना, जिस तरह की कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही थी। आप देखिए कविंद्र जी, कितना क्या विडंबना है जिस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई, जिस पार्टी के समय में सबसे ज्यादा राइट्स हुए, राइट्स में अगर सबसे ज्यादा फेटलिटीज हुई तो वो कांग्रेस की रिजीम्स में हुई। और उसके बाद कांग्रेस वाले आके यहाँ पे बात करते हैं सहनशीलता की, वो बात करते हैं कि 1984 के दंगों में क्या हुआ था, इट वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। लेकिन इसके लिए कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि हमने उसके लिए बाकायदा संसद से अंदर से लेकर बाहर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। मैं फिर एक बार उसी सवाल पे आ रहा हूं, ऐसा नहीं लगता अमन कि जब किसी भी कोई शख्स, कोई एक, चाहे वो एक मशहूर हस्ती हो या कोई एक साहित्यकार हो, एक वैज्ञानिक हो, एक आम इंसान हो, अगर वो कोई राय रख रहा है तो उस राय के बाद अगर प्रतिक्रिया स्वरूप जिस तरीके के बयान आपकी पार्टी के सांसद देते हैं, यहीं से कहानी की शुरुआत हो जाती है। यहीं से ऐसा लगता है कि इंटॉलरेंस की जो एक बात जिसे आप कह रहे हैं कि एक हवा या फिर एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है, उसको बल मिलना शुरू हो जाता है। नहीं, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें कविंद्र जी, जो घटनाएं हुई किन प्रदेशों में हुई, उत्तर प्रदेश में घटना हुई, कोई घटना कर्नाटका में हुई। अब यहाँ पे सरकारें जो हैं वो एक जगह समाजवादी पार्टी की, एक जगह कांग्रेस पार्टी की है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, वो यहाँ की प्रदेश की सरकारों के पास रहता है। और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। तो ये क्लियरली स्पष्ट है कि ये तो एक पॉलिटिकल कारण से, बिना किसी राइम रीजन के, बिना किसी कारण के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट अपना दिखाना चाह रहे हैं। अगर किसी को मार्च करना था तो मार्च करते, लखनऊ जाते यहाँ से अगर लॉन्ग मार्च इतना करना था। या कर्नाटका में अपनी सरकार का फेलियर है उनका और लोग जाके मार्च कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि क्योंकि ऐसे मसले पर जब वाकई आप कह रहे हैं कि जो स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन जब वहां पर स्टेट का कोई मंत्री इस तरह का बयान, विधायक बयान नहीं देता, बल्कि केंद्र सरकार के मंत्री या फिर मैं कहूं कि सांसद बयान देना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा सतर्क, एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होनी चाहिए थी। और उसके बावजूद आपके नेता, आपके सांसद हर रोज एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद पार्टी की गरिमा और पार्टी मुश्किल पड़ जाती है। नहीं कविंद्र जी, जैसा मैंने कहा कि ये जितने भी अगर कोई इस तरह के बयान आए उसमें कुछ भी गलत था, पार्टी ने उसको कंडेम किया। और ये पार्टी का कोई इंस्टीट्यूशनल व्यू नहीं है। जो पार्टी का व्यू है वो स्पष्ट रूप से जो हमारे MJ अकबर साहब जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा है और कई लोग इस पे कह चुके हैं, अरुण जेटली जी स्वयं इस पे बोल चुके हैं। और हम लोग तो वेलकम करते हैं, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई अगर आलोचना कर रहा है तो उसको भी वेलकम करते हैं, पर उसका कोई बेसिस, कोई उसका कोई औचित्य, कोई कारण कुछ तो होना चाहिए ना। अगर कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का फेलियर है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इस प्रोटेस्ट को तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट ही कहा जाएगा। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, मैं उस पर दखल नहीं दूंगा और ना ही उस पर सवाल करूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना था कि जिस तरीके से
प्रतिक्रिया जो हो रही है वो प्रतिक्रिया सीधे किसी को एजेंट या किसी को आतंकवादी के जब समकक्ष खड़ा करती है तो जरूर दुख होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए। प्रणव, जिस तरीके का डेवलपमेंट रहा दिन भर, पार्टी ने किनारा किया अपने नेताओं के बयानों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से पार्टी मुश्किल में है, मैं कहूं मुश्किल इसलिए क्योंकि राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और ऐसे में पार्टी के जब ये नेता एक एक करके फिर से बयान देकर पार्टी को ज्यादा मुश्किल में डालते हैं, क्या वाकई पार्टी चिंतित नहीं है या फिर इन पर लगाम नहीं है पार्टी के नेताओं पर? जी देखिए, अब ये जो पूरा मुद्दा है, शुरुआत में भले ही जब असहिष्णुता की बात उठाई गई तमाम तरह के तमाम क्षेत्रों के जो बुद्धिजीवी उनकी तरफ से, तब जरूर ये प्रत्यारोप किया था बीजेपी की तरफ से सभी नेताओं ने कि ये एक तरह से एक साजिश का हिस्सा है। और खुद अरुण जेटली जो वित्त मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री खुद असहिष्णुता के शिकार है। लेकिन अब जिस तरह से, और खासतौर पर कल जो मार्च कांग्रेस से निकाला, उसके बाद जो विपक्ष है उसका जो कुनबा है वो एक तरह से एक स्वर में इस पूरे जो असहनशीलता का जो माहौल है उसको लेकर एक स्वर में उनकी आवाज आ रही है, न सिर्फ बुद्धिजीवियों की तरफ से बल्कि अब इसमें तमाम राजनीतिक दल भी एक आवाज बोल रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, खासतौर पर शाहरुख खान के ऊपर जो टिप्पणी की गई कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से बीजेपी के, उसको लेकर शिवसेना ने भी अपनी असहमति जताई है। तो अब ये पूरा मुद्दा जिसको शुरुआती तौर पर एक तरह से बीजेपी ने खारिज किया था और इस तरह की बात को नकार रहे थे, लेकिन न सिर्फ अब ये एक सामाजिक तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, बल्कि जो राजनीतिक दल है, खासकर विपक्षी दल और सहयोगी दल भी इसको नकार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी जिस तरह से हम बिहार विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं, 2 बार पोस्टर इस तरह के उस पर रोक लगाई चुनाव आयोग ने, उसके बाद भी एक पोस्टर आया है जिसको लेकर चुनाव समझना मुश्किल है कि वाकई क्या ये नेता जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं या फिर अनजाने में पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जाहिर किया है कि जीएसटी जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच और सीआईआई के साझा कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि जीएसटी पर संसद में गतिरोध जल्द खत्म होगा। जेटली ने कॉर्पोरेट कर में कटौती से जुड़े रोडमैप को भी जल्द ही सार्वजनिक करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने शीतकालीन सत्र में दिवालियापन कानून संबंधी संशोधन विधेयक लाने की भी जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी लागू करने के लिए नियम और सूचना प्रौद्योगिकी का ढांचा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू करना चंद दिनों की बात रह गई है। दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच और सीआईआई के साझा कार्यक्रम में जेटली से जीएसटी पर विपक्ष के विरोध को लेकर सवाल किया गया था। जेटली पहले ही जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। I'll once again speak to them and try to make them see reason. I think GST is only a question of time. It's only a question of time. They can delay it by obstruction, but since obstructions don't continue indefinitely, I think as and when it's put to vote, I see GST becoming a reality. केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट कर घटाकर 25% करने की योजना है। सरकार अगले कुछ दिनों में इससे जुड़े रोडमैप को सार्वजनिक करेगी। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि इसमें कर छूटे खत्म करने का खाका होगा। The corporate tax down to 25% while phasing out some of those exemptions, and I think I'm going to publicly put in the public domain over the next few days some of those exemptions which we intend to phase out in the first round. The first tranche of reduction of the corporate tax, I hope to do it in very near future.
अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं पर सरकार का नजरिया पेश करते हुए जेटली ने कहा कि निवेशकों के बीच टैक्स से जुड़ी बाकी आशंकाओं को जल्द दूर कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने शीतकालीन सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति की संभावनाओं को तलाशने की भी बात कही। फिलहाल ये विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति के पास विचाराधीन है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जीएसटी पर रोड़ा अटकाने के केंद्र सरकार के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि संसद में सहयोग का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और सरकार की है। एक बिल से संबंधित भारतीय संसदीय प्रजातंत्र नहीं चलता। संसदीय प्रजातंत्र सुचारू रूप से काम करे, हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको चाहती है। पर जब प्रधानमंत्री की और उनके सहयोगी मंत्रियों की मानसिकता टकराव की है, उसमें रचनात्मक सहयोग का वातावरण बनना संभव नहीं हो सकता। और बात बिहार चुनाव की। आखिरी दौर के चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। बीजेपी के एक चुनावी पोस्टर पर महागठबंधन ने ऐतराज जताया और बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत की। उधर बीजेपी ने इसका बचाव किया। हालांकि महागठबंधन के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने बिना अनुमति के अखबारों में किसी भी विज्ञापन के छपने पर रोक लगा दी है। बिहार में एक बार फिर पोस्टर जंग तेज हो गई है। आखिरी और 5वें दौर के चुनाव से 24 घंटे पहले अखबारों में छपे बीजेपी के एक विज्ञापन को लेकर महागठबंधन नाराज है। एक प्रतिनिधि मंडल ने बकायदा इस बाबत चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 1 के तहत 1 नवंबर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसे इश्तिहार बीजेपी न दे जो समाज में घृणा, हिंसा, वैमनस्य को बढ़ावा दे। बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे इश्तिहार देना कायम रखा है। महागठबंधन के नेताओं की माने तो अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता तो वो बीजेपी और आयोग की शिकायत राष्ट्रपति से करेंगे। इस तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं छपेगा जैसा कि चुनाव आयोग को हमने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, वरना देश में निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। और आने वाले संसद का सत्र अगर चला तो चुनाव आयोग की भूमिकाओं पर भी, इसकी निष्पक्षताओं पर भी हम चाहेंगे कि डिबेट हो। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं और दुस्साहस कर रहे हैं। बार बार ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं लोगों को पोलराइज करने के लिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोपों का बचाव किया है। जो सूडो सेकुलरिस्ट हैं, जो महागठबंधन के लोग, इनका दिवालियापन हो चुका है। पहले जब पाकिस्तान का हमने नाम लिया तो इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं, दर्द हो जाता है इनको पाकिस्तान के नाम से। अब कहीं हम लोगों ने गाय की तस्वीर लगाई है एक ऐड में, उसके विरोध में चले जा रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव आयोग के आदेश पर बीजेपी के 2 पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बिहार में अब सबकी निगाहें 5वें और आखिरी दौर के मतदान पर टिकी है। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग है और बिहार से लगी नेपाल सीमा सील कर दी गई है। स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा के आखिरी दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिलों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। Yesterday also we are moving into the field. Today also we are going to move into the field, and everything is ready. My polling personnel are moving into the booths. स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और दरभंगा जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल से लगी किशनगंज की सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी के जवान सघन गश्ती कर रहे हैं।
We have a layered security arrangements, and as per the guidelines of Election Commission of India, we will be conducting elections on more than 1800 booths here out in Pune, and 100% booths are, let me tell you, are covered by Central Parliamentary Forces. They have been briefed. जो सीमा सुरक्षा बल है एसएसबी द्वारा मैन किया जाता है बॉर्डर, तो उनके साथ भी हम लोगों ने काफी डिटेल्ड ये कि बॉर्डर को सील हम लोग इफेक्टिवली पोल डे के दिन इसको रखे। इस दौर में 827 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 58 महिलाएं भी शामिल हैं। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 25, आरजेडी ने 20 और कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने 38, एलजेपी ने 11, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं। इस दौर में 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूर्णिया से विशाल दहिया और किशनगंज से रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जस्टिस टीएस ठाकुर देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अचल दत्तू 2 दिसंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस अचल दत्तू ने आज अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने जस्टिस ठाकुर के नाम की सिफारिश सरकार को भेज दी है। कानून मंत्रालय से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश को जारी किया जाएगा। जस्टिस ठाकुर देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ठाकुर को 17 नवंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 4 जनवरी 2017 तक रहेगा। उपराष्ट्रपति ने मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। बाली के उद्याना विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के शिक्षकों और छात्रों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत है और इस मौके पर एक एमओयू पर दस्तखत भी किए गए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी बुधवार को बाली में उद्याना विश्वविद्यालय गए। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों से मजबूत संबंध रहे हैं। मौजूदा समय में भी दोनों देशों की एक जैसी जरूरतें और चुनौतियां हैं। Two vibrant and growing democracies, we share similar challenges and have similar opportunities for growth. Our shared socio-economic agenda calls for intensive cooperation and consultation for economic development and social empowerment of our people. Our cooperation is for mutual benefit and is guided by the requirements and priorities of the people and the government of Indonesia. उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के शिक्षकों, स्कॉलर और छात्रों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। We would be happy to share our expertise in different sectors with the faculty and officials of your university under the spirit of South-South cooperation. We would also be keen to host your faculty for postdoctoral research in India on subjects of mutual interest and benefit. इस मौके पर आयुष मंत्रालय और उद्याना विश्वविद्यालय के बीच आयुर्वेद को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। We are talking of cultural relationship between India and Indonesia. We start from maybe the first centuries until today. The relationship in education between India and Indonesia actually build a very comprehensive relationship between G2G relationships and also university relationships. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी बाली स्थित ताना लॉट मंदिर भी गए, जो समुद्र में एक बड़ी चट्टान पर बना हुआ प्राचीन मंदिर है। उपराष्ट्रपति को बुधवार को ब्रुनेई जाना था, लेकिन ज्वालामुखी फटने के बाद बाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। इसके चलते उनकी ब्रुनेई यात्रा में देरी हो सकती है। अमृता राय, राज्यसभा टीवी, इंडोनेशिया। भारत ने पाकिस्तान की मीडिया पर लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के कवरेज पर रोक को नाकाफी बताया। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान ने महज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके प्रचार पर रोक लगाई है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर-ए-तैयबा समेत उससे जुड़े सभी संगठनों पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। पाकिस्तान ने अब तक उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सभी तरह की आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाए।
तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एनएचआरएम घोटाले में सीबीआई को 3 महीने के अंदर सभी 17 गवाहों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायल कोर्ट इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को जमानत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा में लगी पुलिस को हटाकर सीआईएसएफ को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बलात्कार के बाद पैदा हुई संतान का जैविक पिता की जायदाद में वारिस के तौर पर हक होगा। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि अगर ऐसे बच्चे को किसी ने गोद ले लिया तो उसे अपने असली पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। टेरी के पूर्व महानिदेशक आर.के. पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले रिसर्चर ने संस्थान से इस्तीफा दे दिया है। रिसर्चर ने संस्थान पर बुरा सलूक करने का आरोप लगाया है। हरियाणा सरकार ने आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी है। डीएलएड सौदों को लेकर सवाल उठाने वाले खेमका के खिलाफ पिछली सरकार ने पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पड़ोसी राज्यों को निर्देश जारी किए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई के लिए पिछली फसलों के अवशेष जलाए जा रहे हैं। इसी वजह से राजधानी में प्रदूषण की समस्या काफी हद तक बढ़ गई है। जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन को एमिशन नॉर्म्स के साथ छेड़छाड़ मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। देश में कंपनी की डीजल कारों के एमिशन नॉर्म्स की जांच के बाद 3 मॉडल्स में एमिशन का स्तर अलग अलग मिला है। मैगी नूडल्स 1 महीने के अंदर फिर से बाजार में आ जाएगा। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि मैगी के नए स्टॉक के 100% सैंपल जांच के बाद सुरक्षित पाए गए हैं। दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। मैच का पहला दौर जूनियर डिवीजन में डीओपीटी और राज्यसभा सचिवालय के बीच खेला गया, जिसमें डीओपीटी की टीम ने बाजी मारी। सीनियर डिवीजन के बीच हुए दूसरे दौर में ऑडिट और कैबिनेट सचिवालय के बीच मैच खेला गया, जिसमें ऑडिट ने जीत हासिल की। पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली का दिल्ली में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द हो गया है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। गुलाम अली को 8 नवंबर को दिल्ली में परफॉर्म करना था।